Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about India-China relations. Students, English grammar rules की मैंने सीरीज स्टार्ट की है, उनके साथ साथ हम लोग ये करंट अफेयर की जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हैं इनको भी लेकर चलेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो से हैं वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि करंट अफेयर से रेलिवेंट भी टॉपिक्स जल्द से जल्द दीजिए क्योंकि उनके स्पेशल एग्जाम्स हैं, ठीक है? चलें जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा है? अगर हम लोग देखें तो इंडिया और चाइना का रिलेशन भी कॉम्प्लेक्स किस्म का है, ठीक है? जैसे कि यूएस और चाइना का रिलेशन भी कॉम्प्लेक्स था, बिल्कुल उसी तरह इंडिया और चाइना का रिलेशन जो है ये भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है यूएस और चाइना के रिलेशन से। कॉम्प्लेक्स किस तरह है? आपको इनके रिलेशन में कोऑपरेशन भी नज़र आएगा, कोऑर्डिनेशन भी नज़र आएगा, उसके साथ साथ आपको इनके रिलेशन में कंपटीशन भी नज़र आएगा, ठीक है? तो इसको देखते हुए इनके रिलेशन को आप कह सकते हो अनईजी बायलैटरल रिलेशन, ठीक है? बायलैटरल रिलेशन क्या है जी? जो दोनों ने आपस में क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ पहले कि नो डाउट ये आपस में कंपटीशन में इनके कुछ डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत अच्छी, बहुत मज़े की ट्रेड कर रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह बताऊंगी। सो अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज, ठीक है? अगर हम लोग इनकी हिस्ट्री देखें ना, तो ऐसा नहीं है कि शुरू से ही इनके रिलेशंस खराब थे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनकी कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज हमें नज़र आएंगे हिस्ट्री में। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस, ठीक है? टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हमें नज़र आएंगे इनके रिलेशंस में, एंड एज वेल एज हमें कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी नज़र आएंगे। अगर मैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की बात करूं, ठीक है, तो मैंने आप लोगों के साथ तीन ठीक है, तीन मैंने आप लोगों के साथ ऐसे बॉर्डर्स डिस्कस किए थे एक अलग से वीडियो में, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ सारा डिस्कस किया था कि किस तरह वेस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न साइड पे इन लोगों के इश्यूज जो से हैं वो हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए, यू विल गेट बेटर आइडिया कि कौन कौन से इनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है? देन लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल नेबर चाइना, अगर हम देखेंगे तो चाइना का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल हमसाया है चाइना, ठीक है? इस तरह अगर चाइना की बात करें तो चाइना का बहुत ही ग्रोइंग इकोनॉमी में आता है इंडिया, ठीक है? इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है चाइना के लिए भी, ठीक है? जो कि कहाँ है जी? उसके हमसाए में है। चाइना बिकमिंग इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, ठीक है? और इसके अलावा जो चाइना है, ठीक है, वो इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन चुका है, ठीक है? देखिए डिफरेंसेस हैं, बायलैटरल रिलेशंस जो से उनके अनईजी हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी अहम अहम चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा चाइनाज $11.4 trillion economy is 5 times larger than India's 2.3 trillion economy। अगर हम लोग देखें तो जो चाइना की इकोनॉमी है वो कितनी है जी? $11.4 ट्रिलियन है, ठीक है? और अगर इंडिया की देखें तो वो 2 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ठीक है? जो कि अब चाइना की जो इकोनॉमी है वो 5 टाइम बड़ी है किससे जी? इंडिया की इकोनॉमी से, ठीक है? उसके बावजूद भी बाज नहीं आते एक दूसरे से पंगे लेने में। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, डिस्पाइट ओवर देयर लॉन्ग लैंड बॉर्डर लेड टू अ बिटर बॉर्डर was 55 years ago and tension continue। अगर इनके बॉर्डर्स की बात करें, ठीक है, और इनके बहुत बड़ा बॉर्डर है जो कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर कंसिडर किए जाते हैं, और ये तकरीबन कोई 55 ईयर्स, मतलब 55 साल हो चुके हैं और स्टिल ये टेंशन कंटिन्यू है। अगर किसी जगह पर मोस्टली वैसे चाइना ने बहुत सी जगह पे कहा कि भाई आपको हम ये वाला बॉर्डर दे देते हैं और आप हमें ये वाला बॉर्डर दे दें, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि BRI जोन से, ठीक है, वो मतलब चाइना का प्रोजेक्ट है और वो चाहता है कि सियाचिन जोन से है, ठीक है, वहाँ पर अपनी एक्सेस हासिल करे, ठीक है? बट इंडिया जोन से, ठीक है, वो ये बात नहीं मान रहा, इस बात पे वो एग्री नहीं हो रहा, ठीक है? और इसलिए जो इनका जो इशू है रेलिवेंट टू बॉर्डर वो स्टिल रिजॉल्व नहीं हुआ।
और 55 साल हो चुकी हैं, ये बहुत बहुत टाइम है। चाइनाज डिफेंस बजट इज़ ऑल्सो 4 टाइम बिगर देन इंडिया, ठीक है। और अगर हम लोग देखें चाइना का जो डिफेंस बजट है, मतलब उसकी जो आर्मी है, उसकी जो मिलिट्री है, वो स्ट्रोंग है एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। लेकिन डरता डरता कोई नहीं है इंडिया चाइना से, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरी बैकिंग पे खड़ा हुआ यूएस से, अगर चाइना ने कुछ किया तो यूएसए की हेल्प लेके हम भी बड़ा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये था जो थोड़ा इंट्रोडक्शन इन दोनों के रिलेशंस के बारे में। अब हम लोग ज़रा डिस्कस करते हैं कौन कौन से वो कॉपरेटिंग फैक्टर्स हैं और कौन कौन से वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मतलब दोनों के रिलेशंस को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जी बॉर्डर डिस्प्यूट्स। बॉर्डर डिस्प्यूट्स के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से मिलिट्री कन्फ्रंटेशन इन गलवान वैली 2020, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजोल्व ना होने की वजह से 2020 में भी दोनों की फौजें आमने सामने आईं और दोनों में झड़पें हुई, मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस हुई गलवान वैली में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम जियो पॉलिटिकल रिवेलरी देखें, ठीक है, तो दोनों के अपने अपने स्टैंड्स हैं इंडियन ओशन पर, वो मैं आप लोगों से आगे इंशाल्लाह भी डिस्कस करती हूँ। तो दोनों चाहते हैं कि भाई हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो इंडियन ओशन पर बढ़े, ठीक है। और दूसरा बहुत से जो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, ठीक है, उस पर भी दोनों के जो स्टैंड्स होते हैं उनमें भी क्लैश होता है या डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इनकी कोऑपरेशन की बात करूं, ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन की बात करूं, तो दोनों जो से हैं वो ब्रिक्स का हिस्सा भी हैं और दोनों जो से हैं वो एससीओ का हिस्सा भी हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब अगर मैं देखूं कि इस टॉपिक को एक नई डायमेंशन में अगर मैं लेकर चलूं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इंडिया के नेबरहुड में बहुत से स्टेट्स हैं, भूटान, श्रीलंका एक्सेट्रा, ठीक है, एज वेल एज पाकिस्तान भी है, ठीक है। लेकिन आप लोग देखोगे कि वो अपने नेबरहुड में पाकिस्तान और चाइना के अलावा बाकी हर स्टेट के साथ रिलेशंस ठीक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया की क्या स्ट्रेटजी है, वो किस तरह अपने नेबर्स स्टेट्स को लेकर चल रहा है, उसने क्या पॉलिसी बनाई हुई है, इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इन इट्स नेबरहुड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है जी इंडिया रीजनल डोमिनेंस इन साउथ एशिया, ठीक है। ये आपको पता है कि इंडिया जोन से है, जिस तरह यूएसए जोन से है, ठीक है, वो मतलब कि वर्ल्ड हेजमनी सिर्फ अपनी ही चाहता है, बिल्कुल उसी तरह ये जो इंडिया है ये रीजनल हेजमनी पर उतरा हुआ है, ठीक है। रीजनल हेजमनी क्या होता है कि एशिया में सिर्फ इसके चले, क्यों? क्योंकि इसकी पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा इसकी टेरिटरी भी ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा मतलब कि इसकी इकोनॉमी भी सबसे ज़्यादा है एशिया में, और इसकी मिलिट्री पे भी जो डिफेंस जो बजट है, ठीक है, वो भी मतलब ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब है जी मेंटेन रीजनल स्टेबिलिटी, सेफगार्ड इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड एनहेंस इट्स इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। सबसे पहले इंडिया चाहता है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो एशिया है ना इसमें स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। दूसरा, वो कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो उनसे है ना वो हम चाहते हैं हमारे महफूज रहें, ठीक है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब कहीं से हमें खतरा खुतरा ना हो। लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा असला जो से वो इंडिया लेके आ रहा है एशिया में, ठीक है। बहाना क्या बनाया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान कहीं अटैक ना कर दे तो हमें फुल प्रिपेयर रहना चाहिए, तो पाकिस्तान की वजह से मैं असला लेके आता हूँ। तो वैसे वो अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को महफूज रखना चाह रहे हैं। इसके अलावा इनहेंस इट्स इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। अपना इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना, डिप्लोमेटिक मतलब कि डिफरेंट स्टेट्स के साथ अपने रिलेशंस भी बिल्ड करना चाह रहा है, कि अगर कोई मसला हो जाता है तो उसको डिप्लोमेटिकली उसको हल किया जाए रादर देन कन्फ्रंटेशन से। ओके, नेक्स्ट अगर हम मोदी की गवर्नमेंट की बात करें, now Modi government prefer dealing with countries in the region in a bilateral rather than multilateral basis. अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बायलेटरल रादर देन मल्टीलेटरल बेसिस। देखिए, मोदी की गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर किसी नेबरहुड स्टेट के साथ कोई मसला हो जाता है तो वो दोनों स्टेट्स बैठकर उस मसले को हल कर लें, सिर्फ वो दोनों स्टेट्स, ठीक है। इसमें वो किसी किस्म की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प नहीं लेना चाहता या किसी थर्ड पार्टी की, थर्ड कंट्री की हेल्प लेना नहीं चाहता।
इसमें कहते हैं कि भाई हम दोनों बैठ के मसला हल कर लेंगे। यही बात उसने की है कश्मीर के इशू पे। जब कश्मीर का मसला बना, ठीक है, तो उसने कहा कि पाकिस्तान आ जाए, हम बैठ के बात कर लेते हैं, मैंने किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना, ठीक है। इस तरह अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, तब भी वो कहते हैं कि भाई आ जाए, बैठ के कर लेते हैं, ठीक है, और किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना। और समटाइम तो ऐसा भी होता है कि जब पाकिस्तान अग्री हो जाता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों ही चलो बैठ के बात तो करें, उस टाइम वो क्या करता है, टाल मटोल से काम लेता है और कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और इस तरह वो उस इशू को डिस्कस नहीं करना चाहता, स्पेशली कश्मीर इशू को, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, अब इस पे कोई थर्ड पार्टी आएगी, बैठेगी, वो रिजोल्व करवा सकती है दोनों स्टेट्स का इशू। अगर दोनों बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली डेलीगेशंस में झड़पें होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी, good relations with Bhutan. India has provided $3 billion aid to Afghanistan. अच्छा, ये पॉइंट इस रेफरेंस से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मतलब इंडिया ने अगर एशिया में देखें तो भूटान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। इनकी मैं आपको आगे ट्रेड भी बताऊंगी। और जब अशरफ गनी की हुकूमत थी, ठीक है, तब $1 बिलियन जो सा था, वो जब मतलब कि मिलने गए थे अशरफ गनी से, मोदी से, तो तब उन्होंने इनको एड दी थी। उसके अलावा भी $2 बिलियन की एड अफगानिस्तान को प्रोवाइड की। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये है कि अफगानिस्तान भी तो एक मुस्लिम स्टेट है, ठीक है, और पाकिस्तान भी मुस्लिम स्टेट है, तो फिर आप अफगानिस्तान को क्यों दे रहे हो एड? इसके पीछे भी इंडिया का अपना पर्पस है। वो पर्पस क्या है? वो पर्पस ये है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए बलूचिस्तान में एंटर होकर और पाकिस्तान को क्या करना चाहता था? नुकसान पहुंचाना चाहता था, ठीक है। लेकिन तालिबान की हुकूमत आई जिनकी बिल्कुल भी नहीं बनती इंडिया के साथ, तो वो आप समझें कि मतलब कि इंडिया जोन सा है, ठीक है, इसलिए मतलब अब इतना अफगानिस्तान में इन्वॉल्व नहीं है। देन फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी की मैं बात करती हूँ कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में किस चीज़ को इंडिया ने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा हुआ है। इंडियन ओशन आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत से ट्रेड जोन या मतलब डिफरेंट स्टेट्स की होती है, ठीक है। तो इंडियन ओशन एज पार्ट ऑफ इंडियाज इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड नेबरहुड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जी, इंश्योरिंग अ सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल इंडियन ओशन। इंडिया की प्रायोरिटी ये है कि वो अपना इन्फ्लुएंस जोन है वो एनहेंस करे इंडियन ओशन पर, ठीक है। और दुनिया को वो एक्चुअली में ये बताना चाह रहा है कि हम चाहते हैं कि जो इंडियन ओशन है उसको सेव रखें, सिक्योर रखें और स्टेबल रखें। ये चीज़ चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है। चाइना कहते हैं कि भाई हमारी अगर वहाँ से ट्रेड आ रही हो, कोई शिप आ रही हो ऑयल की, ठीक है, और आप उसको डिस्टर्ब करें, अगर आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, तो मुझे तो ये चीज़ पसंद नहीं है, मेरी तो ट्रेड पूरी की पूरी इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए चाइना किसी सूरत भी इंडिया का वहाँ पर इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं होने देना चाहता। बिल्कुल इसी तरह इंडिया की ट्रेड भी होती है इंडियन ओशन के थ्रू, ठीक है। इंडिया भी चाहता है कि वो चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पर ज़्यादा ना होने दें। अच्छा, नेक्स्ट है जी, इकोनॉमिक एंगेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया सीक्स टू एनहेंस इकोनॉमिक टाइज विद इट्स नेबर थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंडिया चाहता है कि वो अपने नेबर्स जो स्टेट हैं उनके साथ ट्रेड बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे जगह जगह, ठीक है, ताकि कोऑपरेशन की एक नई लहर एशिया में पैदा हो और इंडिया 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 का नाम हो, ठीक है। अच्छा, improve connectivity through project like neighborhood first policy, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसको अंडरलाइन कर देती हूँ, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है, एक पॉलिसी बनाई गई है, इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई है और उसने कहा है कि इस पॉलिसी में हम लोग इस चीज़ को मद्देनजर रखेंगे कि अगर हम लोगों ने अपने नेबर स्टेट्स के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना है,
तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा, एंड एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। बजाय ये कि हम लोग वेस्टर्न साइड पर जाएं, ठीक है, या फिर हम लोग मिडिल ईस्ट साइड पर जाएं, क्यों ना हम एशिया में रहते हुए ही एक दूसरे के साथ ट्रेड करें और यहाँ से बेनिफिट लें, और हमारा खर्चा भी कम होगा कि शिप्स जा रही हैं उस पर पैसे लगना, ठीक है, तो बेहतर है कि हम यहीं पे अपनी ट्रेड को भी बढ़ाएं, ठीक है। तो इस बेस पे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो सी है, ठीक है, वो मतलब कि इंडिया ने शो करवाई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसकी रीजनल इंटीग्रेशन की बात करूं, रीजनल इंटीग्रेशन जो सी है उसको इंक्रीज, उसको प्रमोट करने की तरफ रुझान है इंडिया का। कैसे? थ्रू वेरियस इनिशिएटिव, ठीक है। इंडिया ने कहा कि भाई हम बहुत से इनिशिएटिव लेंगे, ठीक है, ताकि रीजनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जा सके, मतलब इंक्रीज किया जा सके, ठीक है, मतलब कि जो स्टेट्स हैं एशिया की वो आपस में इंटरेक्ट हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है जी जैसे कि सार्क, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, और इसके अलावा मिकोंग गंगा कॉपरेशन, ठीक है, ये मिकोंग गंगा कॉपरेशन, ठीक है। अब सार्क कहते हैं कि भाई सार्क में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है, इंडिया करता भी था इन्वेस्टमेंट, और इसके अलावा बे ऑफ बंगाल जो कहते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव शुरू किया जाए, ठीक है, ताकि मतलब बहुत सी टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को अचीव किया जा सके, बहुत से स्टेट्स एक दूसरे से बेनिफिट हासिल करें। और इसके अलावा MGC ग्रुप ऑफ MGC जो है, ठीक है, मिकांग गंगा कोऑपरेशन, ठीक है। अब ये मिकांग गंगा कोऑपरेशन क्या है इसको जरा अंडरस्टैंड कर लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इजी वर्ड्स में बताऊं तो ये बेसिकली एक ग्रुप है कंट्रीज का, और उनका जो मेन फोकस है वो ये है कि आपस में ट्रेड को बढ़ाया जाए, कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, ठीक है। तो अब यहाँ मैं देखती हूँ जी एम क्या है जी, promote cultural, economic and people to people contact या people to people ties between these countries, ठीक है, मतलब जिन कंट्रीज ने ग्रुप बनाया ना उनकी बात हो रही है। इसके अलावा इसमें इंडिया भी शामिल है, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो MGC है ये एक पार्टनरशिप है बिटवीन 6 कंट्रीज लोकेटेड अलोंग 2 important river system in Asia, Mekong river and गंगा river, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इंडियाज बायलेटरल ट्रेड रिलेशंस, ठीक है। अब इसकी बायलेटरल ट्रेड देखेंगे, मतलब दूसरी स्टेट्स के साथ इसकी ट्रेड कहाँ तक पहुंची हुई है। अगर मैं 2015 की बात करूं, इंडियाज टोटल ट्रेड विद सार्क वाज 23.39 बिलियन डॉलर, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ट्रेड का 3% थे, ठीक है। 2015 की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, सार्क में इसलिए इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती और सार्क ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इतना आगे नहीं जा पा रही है क्योंकि वहाँ पे एक क्लैश एग्जिस्ट करते हैं इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। तो उस क्लैश की वजह से ये जो स्टेट्स हैं ये सही तरह से सार्क ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। ऑल्दो इंडिया इज़ दी लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर फॉर नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, ठीक है। लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है किसका जी, अपने नेबरहुड में से किस किस का, नेपाल का, भूटान का और श्रीलंका का, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया बांग्लादेश, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में जितनी भी स्टेट्स हैं सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है इंडिया का वो है बांग्लादेश। तकरीबन 7.43 बिलियन डॉलर की ट्रेड हो रही है इंडिया और बांग्लादेश में एनुअली। अच्छा, उसके बाद हम आगे देखते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जी, ये तो नेबरहुड की बात होगी, ठीक है। अब ये एक नई डिमेंशन है आपके इस टॉपिक की, सीनो इंडियन कॉपरेशन इन शेयर्ड नेबरहुड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह इंडिया और चाइना जोन से हैं उन्होंने किन किन पॉइंट्स पे कॉपरेशन किया हुआ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हमसाए हैं ना, तो दोनों ने कितना कॉपरेशन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की बात करूंगी, ठीक है। दोनों क्या हैं जी, इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, मतलब ये नाम है बैंक का, दोनों इसके मेंबर्स हैं। और इस बैंक का जो एम है, जो मकसद है वो क्या है, फाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन दी रीजन, सॉरी फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन दी रीजन, मतलब कि एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाए जाए, उनको फंड प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इससे क्या शो होता है, इससे शो होता है विलिंगनेस टू कोऑपरेट ऑन रीजनल डेवलपमेंट इशू। इससे शो होता है कि दोनों राजी हैं कि अगर उनके रीजन में कोई डेवलपमेंट इशू है तो उस पर कोऑपरेट होकर वहाँ पे फंड को देकर उसको रिजोल्व करवाया जा सके।
ठीक है, तो इनका एक कोऑपरेटिंग पॉइंट ये आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम इनकी ट्रेड की बात करें, ठीक है, तो 1990s में इनकी जो ट्रेड थी वो इंक्रीज हुई थी। 1998 में इनकी जो ट्रेड थी वो 107.9 मिलियन डॉलर से लेकर 1 बिलियन तक चली गई थी। 2001 की बात करें तो 2.3 बिलियन डॉलर तक इनकी ट्रेड गई। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें 2015-2016 की, तो 71 बिलियन डॉलर तक इनकी ट्रेड गई। ठीक है, और अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो 2023 मई, मतलब लास्ट नहीं नहीं 2-3 महीने पहले की बात करूं, तो चाइना एक्सपोर्टेड डॉलर 9.5 बिलियन एंड इम्पोर्टेड डॉलर 1.58 बिलियन फ्रॉम इंडिया। ये बहुत बड़ी एक फिगर है। ठीक है, तो डिफरेंट डायमेंशन से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को देखा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।